हेलो एस्पिरेंट्स, मैं नवीन अग्रवाल आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल यूपीएससी विद नवीन अग्रवाल में। आज हम लोग काफ़ी नियर आ चुके हैं एग्ज़ाम के। 22 तारीख को एग्ज़ाम की डेट आ चुकी है। 13 तारीख को बिहार की डेट आ चुकी है। 13 तारीख को बिहार की डेट आ चुकी है। इसी के साथ साथ जो ये पिछला जो एक महीना गुजरा था, जिसमें काफ़ी क्राइसिस हुए थे, मेंटली तौर से हम परेशान थे, डिस्टर्ब थे, स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट वगैरह हुए, बिहार के लिए भी हुए, यूपी के लिए भी हुए। उस समय मैंने आपसे वादा किया था कि पीटी ओरिएंटेड जो मेरे पास 4 बैच चलते हैं मेरे कोचिंग में ऑफलाइन में, वो सारे के सारे मैं आपको धीरे धीरे आपको मैं रिलीज़ कर दूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट। 4 बैच का मेरा वादा था। 4 में से फर्स्ट बैच जो मेरा था, जो हमारा ये पूरे 4 बैच होते हैं, अब नहीं रुकेगा, प्री सेक्शन के तहत होते हैं। इसमें जो हम लोग आपको बताते हैं, इसमें हम लोग 4 सेक्शन के तहत हम लोग बैच शुरू करते हैं। 4 सेक्शन के तहत हम बैच शुरू करते हैं। अब नहीं रुकेगा प्री में। हम लोग जो फुल बैच करते हैं वो 20,000 रुपये का बैच होता है जो हम ऑफ़र करते हैं। कंबाइंड बैच हमारा 15,000 रुपये का बैच हमारा होता है, जिसके अंदर हम 10,000 रुपये का जो बैच हमारा था, 10,000 इसकी फ़ीस होती है, जिसके अंदर हम स्टैटिक पोर्शन कवर करवाते हैं जो 60 से 70 क्वेश्चन को आपको ठीक करवाता है। वो बैच अब मैंने आपको फ्री कर दिया। उसमें तक सब 13 क्लासें हो चुकी हैं और वो करीब 19 घंटे की रिकॉर्डिंग हो चुकी है। आप उसको प्लेलिस्ट में जाके देख के लाभान्वित हो सकते हैं। दूसरा बैच मैंने आपको जो फ्री ऑफ कॉस्ट करा, जो घटना चक्र, घटना सार, आई दृष्टि, इसी के साथ साथ प्रतियोगिता दर्पण और भी अलग अलग कोचिंग्स की जो मैगजीन्स आती हैं, उन्हीं मैगजीन्स को हम लोग जो है करंट अफेयर के लिए यूज़ करते हैं। करंट अफेयर जो उसमें आता है डिस्क्रिप्टेड आता है, मगर करंट अफेयर आपका एग्जाम में ऑब्जेक्टिव आता है। ये ऑब्जेक्टिव करंट अफेयर को कन्वर्ट करवाने के लिए कुछ बंदे लगते हैं, स्टाफ लगता है, कंटेंट राइटर लगता है, उसका सॉल्यूशन ढूंढना, उसकी पीडीएफ बनाना, पीपीटी बनाना, उसको रिकॉर्ड करना। इसके लिए हम लोग 3500 रुपये का बैच है जो हम लोग ऑफर करते हैं स्टूडेंट्स को, वो भी मैंने आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करवा दिया है। उसमें तकरीबन 10 क्लासें हमारी हो चुकी हैं, आप उनको देख सकते हैं। इन 10 क्लासों में मैंने तकरीबन 14 घंटे की क्लासेज आपको डिलीवर कर दी हैं, बल्कि वो क्लासें अभी भी चल रही हैं, ना कि हमने अभी कोर्स को बंद करा है। तीसरा इनिशिएटिव, ये जो इनिशिएटिव है, ये टोटल इनिशिएटिव जो है, ये 3500 रुपये का इनिशिएटिव हो गया, 13,500 रुपये का हो गया। 10,000 का एक कोर्स स्टैटिक वाला, करंट अफेयर 3500 रुपये का। दूसरा जो हमने 1500 रुपये का एक हम बैच चलाते हैं, जिसको हम टेलीग्राम क्लास बोलते हैं, वो उन बच्चों के लिए होती है जिनका लगातार प्री निकल रहा है मगर लास्ट मूवमेंट पे वो रिवाइज करना चाहते हैं, जो काफ़ी सालों से तैयारी कर रहे हैं, जिनका बड़ा बेस है। उसके लिए हम लोग चलाते हैं टेलीग्राम चैनल पे क्लासेस, जो हम स्टैटिक पोर्शन में और जो करंट अफेयर में एमसीक्यू सीरीज में हम लोग करते हैं, उन्हीं को हम लोग उस पोस्ट में डालते हैं। उसमें पीडीएफ भी प्रोवाइड करवाते हैं, जिससे वो डाउनलोड करके अपनी इच्छा से उन्हें इस्तेमाल भी कर सकते हैं। उसमें भी डेली हम 300 के करीब पोस्ट डालते हैं, 300 के करीब। और उस पोस्ट में कोई जोक नहीं होता किसी भी प्रकार से। कोई ये नहीं होता आप इसको लिंक लीजिए, आप पीडीएफ लेना चाहते हैं, ये लेना चाहते हैं, कोई जोक, कोई वल्गैरिटी, कोई किसी प्रकार से उसके अंदर बार बार कमेंटबाजी कि क्या कर रहे हैं आप, क्या नहीं कर रहे हैं, नींद आ रही है नहीं आ रही है, सो रहे हैं नहीं सो रहे हैं, शादी की चिंता है, घर परिवार की चिंता, ऐसा कुछ नहीं होता हमारे पास। क्योंकि हम लोग उस सिस्टम में बिलीव भी नहीं करते हैं हम लोग उसमें, कि भाई अगर जो स्टूडेंट अगर इस रेंज में है ना कि उसे टेलीग्राम ग्रुप ऐसा चाहिए मौज मस्ती वाला, वो स्टूडेंट बस मन की तसल्ली के लिए तैयारी कर रहा है, वो वाकई वो कंपटीशन का स्टूडेंट नहीं है, तो हम ये मानते हैं। तो वो भी 1500 रुपये का हमारा बैच होता है। उसमें से हमने एक टेलीग्राम चैनल जो है वो आपके लिए, वो भी आपके लिए ओपन कर दिया है। यूपीएससी विद नवीन अग्रवाल के नाम से जाके आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट है, सबके लिए अवेलेबल है। तो ये 15,000 रुपये का इनिशिएटिव मैंने लिया था, ये तीसरा इनिशिएटिव था। फोर्थ एंड लास्ट इनिशिएटिव जो मैंने आपसे लास्ट क्लास में वादा किया था कि मैं अपनी जो टेस्ट सीरीज है, जो हम 4500 रुपये की टेस्ट सीरीज बेचते हैं, जिसमें 15 टेस्ट सीरीज होते हैं, वो भी मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कर दूंगा। जैसा कि आप बोर्ड पे देख पा रहे होंगे, ये जो टेस्ट सीरीज है डियर, जैसा कि आप बोर्ड पे देख पा रहे हैं, ये जो टेस्ट सीरीज है, ये टेस्ट सीरीज तकरीबन 15 की होती है, मगर जो मैंने आपको ऑफर करी है ये टेस्ट सीरीज, वो टेस्ट सीरीज जो मैंने आपको जो है 10 टेस्ट मेरे जो होंगे वो फ्री ऑफ कॉस्ट होंगे। इन 10 टेस्ट को आप लोग देख सकते हो। इन 10 टेस्ट में आप लोगों को मैं करवाऊंगा, 15 में नहीं करवाऊंगा, क्योंकि वो सीसेट के होते हैं। सीसेट वाले टीचर पेड होते हैं, वो बिना पैसे के आएंगे नहीं। तो अभी हमारे पास इतनी कैपेसिटी भी नहीं है हम पेड टीचर को लाके आपके लिए कोर्स अवेलेबल करवा चाहें, क्योंकि आप लोग भी कुछ कमियां हैं। वैसे चैनल पे 13,000 स्टूडेंट्स हैं, मगर 13,000 में से कभी लाइक भी, कभी 1300 लाइक भी नहीं मिलते हैं, 10%। ठीक है, जो चैनल बूस्टअप हो, थोड़ा सा बूस्टअप होगा, क्योंकि आप लोगों से तो हम ये नहीं कहते आप पेड कीजिए, मगर हम आपको जो दे रहे हैं क्लासेस, कंटेंट भी आप देख रहे हैं और सारी क्लासेस लाइव भी होती हैं, मगर उसके बाद भी मतलब ना तो उसमें इतने कमेंट आ पाते हैं, मतलब 10% छोड़ो, 1% भी नहीं आ पाते, लाइक्स भी 1% भी नहीं आ पाते, जिसकी वजह से चैनल को मॉनिटरी जो टर्म एंड कंडीशंस है वो भी फुलफिल नहीं हो पा रही हैं। तो पेड चैनल को, पेड टीचर को लाके तो अभी हमारी कैपेसिटी नहीं है हम पे कर सके। मगर हमारे पास जो भी टीचर हैं वो सबसे बढ़िया टीचर्स हमारे पास होते हैं, तो हाईली पेड होते हैं वो भी।
तो वो हम नहीं कर सकते। मगर ये फोर्थ इनिशिएटिव जो है तकरीबन 19,500 रुपये का अलग अलग बैच में कंबाइन हम 15,000 रुपये का देते हैं। ये 10 टेस्ट हैं, ये हम भी आपके लिए ये भी लास्ट कर रहे हैं, फ्री कर दिया है। आप लोग इसको देख सकते हो, आप लोग इससे लाभान्वित हो सकते हो, आप लोग इसकी पूरी तैयारी कर सकते हो। ये पीटी का है डियर। और 2025 के लिए अब हमने पूरा सोच लिया। 2025 के लिए भी हम लोग सभी क्लासेस की ज्योग्राफी सेक्शन है, जैसे ज्योग्राफी में आपने देखा होगा हमारे चैनल पे विजय टाक सर की क्लासेस हुई थी। विजय टाक सर ने पूरी मैपिंग करवाई थी, मगर वो मैपिंग का इतना हमें कोई व्यूज़ नहीं आ पाए, मैपिंग के कोई इतने हमें कमेंट नहीं आ पाए कि भाई उस टीचर को हम पेड कर पाएँ, वो हाईली पेड टीचर हैं उनको हम पेड कर पाएँ। तो इसलिए हमने उस सीरीज को मैपिंग की पूरी सीरीज करवाई है, मगर हमने छोड़ी नहीं है उसको। 7 के 7 कॉन्टिनेंटल से हमने कवर करवाए हैं, मगर हम जो सीरीज सोच रहे थे उसमें MCQ की PYQ की वो हम करवा नहीं पाए। थोड़ी कमियां आपकी भी रहेगी डियर। आप भी एक टीचर को अगर आपको लगता है, मैं ये नहीं कहता ज़बरदस्ती, अगर आपको लगता है कि कोई टीचर, मैं ही नहीं किसी भी चैनल पे जाते हैं, अगर हम आपको कोई फ्री ऑफ कॉस्ट कोई चीज़ अवेलेबल करवा रहे हैं और आप इससे लाभान्वित हो रहे हैं और आप उस चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, तो या तो सब्सक्राइब नहीं कर रहे तो बात अलग, अगर सब्सक्राइब कर रहे हैं या आपको लगता है कि सब्सक्राइब भी नहीं कर रहे, कोई विशेष आपको टॉपिक है या कोई विशेष वीडियो आपको लगती है, तो मेरे ही नहीं डियर, किसी भी कभी एप्रिशिएशन को करना सीखिए डियर। जिंदगी में भी अगर आप ना 2 चीज़ें स्वीकार कर लेते हैं, छात्र जीवन में और कंपटीशन एग्जाम के जीवन में, अगर आप 2 चीज़ें स्वीकार कर लेते हैं, वो 2 चीज़ें क्या, सबसे पहले तो है पोलाइटनेस, नम्रता। आदि चीज़ें तो यही कवर करवा देती है। दूसरा जो है चीज़ें क्या कवर करते हैं, अगर आप प्रशंसा करना सीख जाते हैं तो अपनी कॉर्पोरेट लाइफ में, अपनी पर्सनल लाइफ में, अपनी स्टूडेंट लाइफ में, अपनी एक तरह से कह लो अपनी फुल लाइफ में आप अपनी ना, चाहे वो सामाजिक हो, चाहे वो पारिवारिक हो, चाहे वो कॉर्पोरेट लाइफ हो, आप उसमें बड़ा, आप उसमें एक विशिष्ट स्थान पा जाएंगे। ठीक है ना। तो जो दूसरा जो करता है उसको अप्रिशिएशन भी करना सीखे। अगर आपको लगता है, कुछ बच्चे आते हैं हमारे व्यूज़ देखते हैं लाभान्वित होते हैं, नोट्स बनाते हैं, मगर पता नहीं वो क्यों झिझक जाते हैं चैनल को या तो सब्सक्राइब करने में, लाइक करने में या कमेंट करने में। वैसे आपकी इच्छा है, मगर प्रेशराइज नहीं है, आज की डेट में आप देख ही रहे हैं, कलयुग है, तो ये आप हो सकते हैं। तो इसी वजह से विजय सर की क्लासेस जो है बीच में रुक गई थी, मगर हमने सोचा है 2025 के लिए विशेष तौर पे हमारा यूपी और बिहार पे फोकस है, क्योंकि यूपी बिहार हमारे खून में भी एक तरह से ये कह लो, हमने काफ़ी पढ़ा भी है, समझा भी है, सर्कल में भी रहा है, हमारे काफ़ी दोस्त भी रहे हैं इसमें, तो इसीलिए है हमारा। और 2025 से तो हम इसको फुल फ्लैश करेंगे। खैर 2025 की हम बातें क्या करें, अब हम बात शुरू करते हैं डियर, अपने बैच की बात शुरू करते हैं। आज जो 4th इनिशिएटिव है इसको हम शुरू कर रहे हैं। 10 पेड टेस्ट सीरीज है, 10 पेड टेस्ट सीरीज को मैं आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करवा रहा हूँ, जिसमें से आज फर्स्ट टेस्ट है। इस टेस्ट के डियर 5 क्लासेस जो हैं वो हम देंगे आपको, 1-1 घंटे की क्लासेस होंगी, वो 5 क्लासेस हम देंगे। अगर इन 5 क्लासेस का कोई हमें आता है रिजल्ट, कोई हमें व्यूज़ आते हैं अच्छे से, कोई कमेंट आते हैं, कोई लाइक आते हैं, क्योंकि 13,000 समथिंग 13,000 प्लस स्टूडेंट्स हैं मेरे, 13,000 कम नहीं होते हैं। वो भी वो हैं जिन्होंने सब्सक्राइब अपनी इच्छा से करा है, किसी ने सब्सक्राइब हमने उसको घर के जाके तो करवाया नहीं है। अगर उन्हें अच्छा लगता है तभी उन्होंने करा होगा, मगर अगर वो खुल के अप्रिशिएट करते हैं तभी हम इसको चला पाएंगे, क्योंकि ये पेड है, जो हम क्या है फ्री कर रहे हैं हम आपके लिए, ये आप समझ ही रहे हैं चीज़ों को। और हम इसको, जैसे आपने देखा होगा, मेरा कोई भी कोर्स बीच में नहीं रुका है। अगर हमने शुरू करी NCERT शुरू करा, अपने इकोनॉमिक्स की NCERT शुरू करी, वो पूरी करवाई है, उसमें एक चैप्टर रुका हुआ है, क्योंकि वो ज़्यादातर क्या अभी हम ध्यान कर दिया PT के लिए, मगर वो भी अभी एक चैप्टर रुका हुआ है, वो पूरा होगा बाकायदा, फॉरेन ट्रेड रुका हुआ है। दूसरा, इसके बाद मैंने जो है UPSC के लिए करंट अफेयर शुरू करा डिटेल के अंदर, जनवरी से लेकर अक्टूबर तक सारा हो चुका है। नवंबर का करंट अफेयर आएगा नहीं, इसलिए नहीं करवाया हमने। अब हम लोग उसको जनवरी से दोबारा करंट अफेयर की शुरू कर, वो कंप्लीट हो चुकी है पूरी, आप देख सकते हैं। इसके बाद यूपी स्पेशल हमने 1000 करवाया, यूपी स्पेशल में हमने 1000 क्वेश्चंस पूरे करवाए हैं, आप लोग देख सकते हैं। 19 घंटे की वीडियो है वो, 1000 क्वेश्चन यूपी के बारे में, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, यूपी स्पेशल कंबाइंड बैच है। हमने कोई पेड नहीं करा आपके लिए, वो भी फ्री करवाया हमने। इकोनॉमिक्स का बैच करवाया, इकोनॉमिक्स की क्लासेस 22 घंटे की इकोनॉमिक्स की क्लासेस हैं स्टेट पीसीएस के लिए, वो भी हमने पूरा करवाया है। तो सारे कोर्सेज हम लोग पूरे करवाएंगे, मगर अब क्या है, अब थोड़ा 13,000 प्लस स्टूडेंट हैं, थोड़ा सा उसमें भी क्या है, अगर आप लोगों का सहयोग मिले तभी हम कर पाएंगे। इसकी हम 5 क्लासेस अपनी तरफ से दे रहे हैं, इन 5 में अगर अप्रिशिएशन मिलता है तो उसको हम कंटिन्यू कर पाएंगे। तो आज सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं अपनी क्लास की। तो आज सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं इकोनॉमिक्स, ये टेस्ट है, फर्स्ट टेस्ट है हमारा। ये फर्स्ट टेस्ट के अंदर हम लोग जो शुरू कर रहे हैं, इसके अंदर हम लोग जो शुरू कर रहे हैं, फर्स्ट टेस्ट है ये हमारा, इसमें हम शुरू कर रहे हैं, इसमें सेक्शन आज करते हैं। सबसे पहले आज हम पॉलिटी की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले इसमें जो है ये टेस्ट 1 था हमारा, इसमें पॉलिटी से ही हम लोग शुरुआत करते हैं फर्स्ट टेस्ट में, क्या कि बच्चे को पॉलिटी थोड़ी इजी होती है। मिक्स टेस्ट होगा, ये कंबाइंड फुल टेस्ट है, क्योंकि ये 10 फुल टेस्ट होते हैं। सेक्शन वाइज टेस्ट का अब समय नहीं है तो हम लोग दे नहीं पाएंगे। 2025 के लिए हम सेक्शन वाइज टेस्ट और पर डे हम लोग 20 टेस्ट की जो सीरीज है, मिनी टेस्ट उसको हम करवाते हैं, जो हम लोग उसको ऑनलाइन करवाते हैं मिनी टेस्ट को। तो हम लोग उसके लिए भी इनिशिएटिव लेंगे अपने यूट्यूब चैनल पे। तो सबसे पहला देखते हैं हम, सबसे पहला क्या है, सबसे पहला हम लोग जो देखते हैं वो है हमारा स्वतंत्र भारत के
प्रथम मंत्रिमंडल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? जो स्वतंत्र भारत का प्रथम मंत्रिमंडल था उसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सा उसमें है, उसके बारे में फर्स्ट क्वेश्चन जो है पूछा गया है। ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन में हमें आइडेंटिफाई करना है कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो फर्स्ट ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, खाद्य व कृषि मंत्रालय दिया गया है, डॉक्टर जॉन मथाई दिया गया है, और इसके साथ रक्षा मंत्री दिया गया। जॉन मथाई रक्षा मंत्री के पद पर थे, जगजीवन रेड्डी वाणिज्य मंत्री थे, रफी अहमद किदवई शिक्षा मंत्री थे। ये उनके 4 हमें मंत्री दिए गए हैं और उनके पद हमें दिए गए हैं। तो इसमें हमें मैच करना है कौन सा सही है कौन सा नहीं है। आप लोगों ने जो क्विक रीजन सीरीज है हमारी, जो हम लोग कवर करवा रहे हैं, क्विक रीजन सीरीज में हम लोग इसने पॉलिटी के सेक्शन में हमने इन टेस्टों को देखा था, हमने इनको देखा था किस सरकार में कौन से बने थे, कौन से उसमें बने थे, लॉर्ड माउंटबेटन कौन से थे, और हमने सारा के सारा इसके अंदर देखा था। तो अब तरह से कह लो ये अप्लीकेबल पार्ट है, क्योंकि डियर आपको जानना, आपका कंसेप्ट क्लियर होना, उसी से बात नहीं बननी है। बात किससे बननी है? आप उसको अप्लीकेबल कर पाते हो नहीं कर पाते एग्जाम के ओरिएंटेड में, तो उससे बात बननी है। तो यहाँ पे आपका अप्लाइड पोर्शन आ गया है। तो आप लोगों ने वो देखी होगी टेस्ट सीरीज, वो क्विक रीजन सीरीज देखी होगी, तो इसमें आराम से टेस्ट दे देंगे। जॉन मथाई रक्षा मंत्री हैं, तो ये बात ठीक है, ये बात बिल्कुल ठीक है। जगजीवन राम वाणिज्यिक मंत्री थे, ये बात भी बिल्कुल ठीक है। लगता है आपको, क्या ऐसा लगता है? क्योंकि इसमें बताना है हमें, सही बताना है हमें। तो सही कौन सा है डियर? सही ऑप्शन 1 है, सही है ऑप्शन 1। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी जो है ये खाद्य व कृषि मंत्री थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी जो है खाद्य व कृषि मंत्री थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य व कृषि मंत्री थे, ये हमारा ठीक है। मगर जॉन मथाई हमारा गलत है। जॉन मथाई कौन थे डियर? जॉन मथाई हमारे थे रेल मिनिस्टर थे। जॉन मथाई जी जो थे हमारे, वो रेलवे के मिनिस्टर थे। जॉन मथाई रेलवे के अंदर वो संभाला करते थे, रेलवे की मिनिस्ट्री को वो संभाला करते थे जॉन मथाई। तो ये हमारा गलत है। दूसरा है जगजीवन राम के बारे में हमने क्विक रीजन सीरीज के अंदर एक चीज पढ़ी थी। जगजीवन राम वो पर्सन है जो सबसे लंबे समय तक एक ही मिनिस्ट्री के मिनिस्टर रहे हैं, लगातार 29 साल तक, 29 ईयर्स तक वो एक ही मिनिस्ट्री के मिनिस्टर रहे हैं। और वो मिनिस्ट्री कौन सी थी डियर? वो है थी श्रम मंत्रालय, लेबर मिनिस्ट्री। तो ये चीज गलत है, ये क्वेश्चन। रफी अहमद किदवई की बात करें डियर, रफी अहमद किदवई क्या थे? रफी अहमद किदवई शिक्षा मंत्री थे, एजुकेशन मिनिस्टर थे रफी अहमद किदवई। और जो हमारे भीमराव अंबेडकर थे, ये हमने बात पढ़ चुके हैं, ये क्या थे हमारे? ये थे हमारे लॉ मिनिस्टर थे, ये कानून मंत्री थे। तो इसका आंसर क्या होगा डियर? इसका फर्स्ट आंसर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी जो है खाद्य व रेल मंत्री के पद पर थे। तो यहाँ पे हमने फर्स्ट क्वेश्चन इसको करा। अब देखते हैं डियर सेकंड क्वेश्चन। भारत के संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान 26 नवंबर 1949 को लागू हो गए? वैसे तो संविधान जो है कम इनटू फोर्स जो है, संविधान जो लागू हुआ वो लागू हुआ कौन सा? जब जिस दिन मनाते हैं हम गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 1950। मगर 47 से लेकर 1950 के जो दौर थे उसमें आप लोगों ने पढ़ा होगा, उसमें ये कहा जाता है, कुछ इतिहासकार कहते हैं कि जितने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ 14 से 19, सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो हुआ 39 से 44 तक, 45 तक, उसमें भी इतने लोग नहीं मारे गए जितने लोग भारत और पाकिस्तान के बंटवारे में मारे गए। जब भारत को बांटा गया तब मारे गए। भारत को जब बांटा गया, जिसमें जितने लोग मारे गए, इतने लोगों के मरने के बाद जो सिचुएशन हुई, इस सिचुएशन के अंदर कुछ लॉस को हम लोगों ने क्या करा, कुछ एक्ट को हम लोगों ने क्या करा, तुरंत प्रभावी कर दिया। 26 नवंबर 1949 को जिस दिन ये संविधान जो है अडॉप्ट किया गया था, उसी दिन कुछ को हमने लागू कर दिया। क्यों? भारत की सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए। हमें एक ऐसे पद की जरूरत थी जो सर्वोच्च पद हो, और उस समय सर्वोच्च पद क्या था? उस समय सर्वोच्च पद जो था राष्ट्रपति था। और ध्यान करना, कुछ इतिहासकार ये बहुत सही कहते हैं, अगर वैसे तो संविधान ने क्या किया, संविधान ने खुलकर स्पष्ट रूप से, लिखित रूप से, डायरेक्ट सारी पावर दी गई है किसको? प्रेसिडेंट को दी गई है। मगर वर्तमान में हम देखते हैं कि प्राइम मिनिस्टर सर्वोच्च है। ऐसा कैसे हो गया? उसका कारण एक ही बनाते हैं डियर, जैसे जो पद होता है उस पद की गरिमा उस पद पर बैठने वाले व्यक्ति से प्रभावित होती है। इलेक्शन कमीशन का पद कोई इतना बड़ा नहीं हुआ करता था, इलेक्शन कमीशन का पोस्ट इतनी कोई बड़ी नहीं हुआ करती, लोग जानते भी नहीं थे इलेक्शन कमीशन कौन है। मगर एक व्यक्ति है TN शेषन, उन्होंने बताया कि इलेक्शन कमीशन को निर्जीव संस्था नहीं है, संवैधानिक संस्था है, और इस संस्था के लिए हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, इसकी पावर क्या क्या है। और उसके बाद एक व्यक्ति और आए, पतले दुबले से चश्मा लगाते थे, जिन्होंने पहली बार बिहार का चुनाव करा और 15 साल तक एक गुंडा राज को खत्म करा। वो व्यक्ति जिन्होंने बताया पद की महिमा है। अगर देश के पहले प्रधानमंत्री श्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी नहीं होते
और देश के पहले राष्ट्रपति बन जाते पंडित जवाहरलाल नेहरू जी और देश के प्रथम प्रधानमंत्री बन जाते डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तो संविधान जो पावर देना चाहता है राष्ट्रपति को वो ही पावर होती। मगर व्यक्तित्व बड़ा था पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का, इसीलिए प्रधानमंत्री के पद पर सुशोभित होने के बाद प्रधानमंत्री का पद उन्हें बड़ा कर दिया। मगर उस समय एक पद हमें चाहिए था, राष्ट्रपति का पद। तो हमने कुछ प्रावधानों को जैसे संविधान अडॉप्ट करा 26 नवंबर 1949 को, तभी लागू कर दिया गया। वो कौन सा था? वो है फर्स्ट है अनुच्छेद 5। अनुच्छेद 5 किससे संबंधित है ये हम देख पढ़ चुके हैं, सिटीजनशिप से संबंधित है। जब हम लोगों ने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट्स को हम लोगों ने मैच करा था तब हम लोगों ने पढ़ लिया क्विक रीजन सीरीज में, क्योंकि अभी एप्लीकेबल पार्ट एक तरह से आर्टिकल 326 हो चुका है इलेक्शन कमीशन का। संविधान लागू होने के साथ ही हमें क्या करना था? संविधान लागू होने के साथ ही हमें क्या करना था? हमें एक वो व्यक्ति चाहिए, हमें वो चुनाव करवाने थे, क्योंकि देश की फर्स्ट इलेक्टेड गवर्नमेंट हमें चुननी थी। अभी तक इंटरिम गवर्नमेंट इलेक्टेड नहीं थी, जनता से इलेक्टेड नहीं थी, मगर हमें इलेक्टेड गवर्नमेंट चुननी थी, निर्वाचन आयोग का गठन करना था, तो हम लोगों ने निर्वाचन आयोग का गठन किया। दूसरा क्या है? राष्ट्रपति की शपथ। राष्ट्रपति की जो है 60 में हम लोग पढ़ चुके हैं आर्टिकल में, ओथ है राष्ट्रपति की, तो ओथ को हमने तुरंत करा, रिलीज करा, क्योंकि ओथ की जरूरत थी। राष्ट्रपति अगर नहीं होगा तो संविधान चलेगा कैसे, देश चलेगा कैसे, तो उसको भी हमने कंटिन्यू करा। इसी के साथ साथ जो है अनुच्छेद 380 में राष्ट्रपति से संबंधित अस्थायी प्रावधान थे जो दिए गए बाद में, जो 7th कॉन्स्टिट्यूशन 1956 द्वारा जो बाद में रद्द कर दिए गए थे वो दिए गए थे। तो ये बात सारी सही है। तो अनुच्छेद 5 है, अनुच्छेद 324 है, अनुच्छेद 60 है और इसी के साथ साथ अनुच्छेद 380 है, ये तुरंत लागू हो गए थे। इन चारों को आप लोग याद रखना, ये चारों लागू हो गए थे। मगर याद रखना ये चारों ही लागू नहीं हुए थे, ये चारों भी लागू हुए थे। और भी ऐसे प्रावधान थे जो लागू हुए थे, जिसको हमने पॉलिटी सेक्शन में, रिविजन के सेक्शन में पढ़ लिया था क्विक रीजन सीरीज में। नेक्स्ट है सहकारी समितियों। सहकारी समितियों की संवैधानिक स्थिति। सहकारी समितियां आजकल चर्चा में हैं, क्यों? 2019 के अंदर इसके लिए हम लोगों ने क्या करा है, हम लोगों ने सहकारी समिति का अलग से डिपार्टमेंट बना दिया गया है। पहले सहकारी समिति का डिपार्टमेंट था नहीं, सहकारी समिति अलग अलग डिपार्टमेंट्स के अंदर आया करती थी। मेनली इस पर जो टारगेट किया था ग्रामीण विकास मंत्रालय, कृषि मंत्रालय इसको ऑपरेट किया करता था। अब ये अलग से डिपा दिया गया है, तो सहकारी समितियों को हमने संवैधानिक स्थिति भी दे दी है, प्रदान कर दी है। तो इससे संबंधित क्वेश्चन आने की संभावना अच्छी खासी है। दूसरा, भारत में पहली बार इंटरनेशनल कोऑपरेटिव डे जो मनाया गया, भारत में मनाया गया। इंटरनेशनल कोऑपरेटिव समिट पहली बार नई दिल्ली में भारत में हुआ है। करंट अफेयर के सेक्शन में हमने इसको पढ़ा था, तो इसीलिए इंपॉर्टेंट हो गया है ये, इसीलिए हमने टेस्ट में भी इसको दिया था। तो इसके अंदर क्या है, सहकारी समितियों बनाने का अधिकार मौलिक अधिकार है। यस, सहकारी समितियों का बनाने का अधिकार मौलिक अधिकार है, और ये मौलिक अधिकार बकायदा संविधान में सो है, कॉन्स्टिट्यूशन में 97 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2011 के द्वारा ये संविधान में दिया गया था। आर्टिकल 19 में इसको समावेशित किया गया था, सहकारी समितियों का गठन किया जाएगा। आर्टिकल 19 में किया गया था। आर्टिकल 19 का गै में इसको हमने संविधान में किया था कि आर्टिकल 19 के गै में ये होगा। तो हमने ये कहा था, ये बात सही है, ये बात हम लोग फैक्ट पढ़ चुके हैं। दूसरा, अनुच्छेद 43B में सहकारी समितियों के संवर्धन की बात है, ये भी हमने कही थी। सहकारी समितियों का संवर्धन कहाँ है? डीपीएसपी जो है, डीपीएसपी में सहकारी समितियों के संवर्धन के बारे में हम लोग बकायदा पढ़ भी चुके हैं कि कौन कौन से संविधान में डीपीएसपी जो है बाद में डाले गए थे, पहले जो नहीं थे, इंसर्ट किए गए थे। मेनली किससे इंसर्ट किए गए थे? मेनली इंसर्ट किए गए थे 47 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा, जो कौन सा था, जो था डीपीएसपी था, जो था मिनी कॉन्स्टिट्यूशन था, उसके द्वारा इंसर्ट किए गए थे। तो वर्तमान में 97वां संविधान संशोधन 2011 के द्वारा 3 अमेंडमेंट किए गए थे। पहला जो है संविधान के भाग 3 में किया गया, 19 गै में किया गया इसके लिए। दूसरा भाग 4 में किया गया, 43 बै में किया गया। एक और किया गया संविधान का भाग 6, संविधान के भाग 6 में इस लोगों को हम लोगों ने 9B नाम से एक अलग से चैप्टर बनाया था, और 9B में उसमें कुछ आर्टिकल थे। आर्टिकल जो थे 243 ZH से आर्टिकल जो थे ZT तक थे। तो ये 3 हमें संविधान संशोधन किए गए थे हमने इसके द्वारा। तो ये चीजें सही हैं, ये दोनों सही हैं। नेक्स्ट, कौन सा भाग सुमेलित नहीं है? आपको याद होगा संविधान के मैंने 22 के 22 भाग नहीं करवाए थे क्विक रीजन सीरीज में, और उसके अंदर मैंने क्या करवाए थे आपको, अब नहीं रुकेगा प्री सेक्शन में कुछ इंपॉर्टेंट करवाए थे, जिसके अंदर हम लोगों ने ये सारे देखे हैं। आपातकालीन प्रावधान संविधान के 8 में है, ये बात ठीक है, सॉरी 18 में है, ये बात ठीक है। 18वें में भारत में 3 प्रकार के कॉन्स्टिट्यूशन, भारत में 3 प्रकार की इमरजेंसी लग सकती हैं, 352 के द्वारा लग सकती है,
इंटरनेशनल 352 के द्वारा नेशनल इमरजेंसी लगती है, 356 के द्वारा स्टेट इमरजेंसी लग सकती है, 360 के द्वारा फाइनेंशियल क्राइसिस में फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाई जा सकती है। फाइनेंशियल इमरजेंसी एक बार भी लगाई गई है भारत में, ना कभी लगाए जाने की संभावना है। राजभाषा की बात करें तो राजभाषा संविधान के भाग 17 में है, ये हम लोग भी पढ़ चुके हैं। राज्यों व राज्यों के अधीन सेवाएं हैं, भाग 14 में है, ये बात हम पढ़ चुके हैं। और 14A में क्या है, 14 है जो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा इंसर्ट किया गया था, वो उसमें क्या है हम लोग पढ़ चुके हैं। उसके अंदर ट्रिब्यूनल्स हैं, जो कई ट्रिब्यूनल्स हमने पढ़े थे। दावा निपटारे आयोग हमने पढ़ा था, रेलवे के बारे में क्विक रीजन सीरीज में पढ़ा था, ये उसी की बात है। कुछ वर्गों से संबंधित विशेष प्रावधान, मतलब SC/ST संवेदनशील वर्गों से प्रावधान जो है उसके अंदर लिखे गए हैं, उसके अंदर लिखे गए हैं। इसके अंदर ऑप्शन दिया गया है भाग 13, भाग 13 जो है ये गलत है, इसके अंदर ऑप्शन होगा भाग 16 होगा जो सही है। भाग 16 में SC/ST संवेदनशील वर्ग के लिए कुछ स्पेशल प्रावधान किए गए हैं। भाग 13 किससे संबंधित है, व्यापार वाणिज्य से संबंधित है, व्यापार वाणिज्य की स्वतंत्रता संबंधित है, पूरे भारतवर्ष में हो सकता है, और ये प्रावधान हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया है। तो आंसर होगा डियर आंसर डी, क्योंकि इसने पूछा कौन सा सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट, कौन से प्रावधान निम्नलिखित संविधान में आयरिश संविधान से लिए गए हैं, आयरलैंड संविधान से लिए गए हैं। आप लोगों को मैंने एक बार नहीं लगभग हर क्लास के अंदर हुई है क्विक रीजन सीरीज में कि हम लोगों ने किस किस देश से क्या लिया, और मैंने साफ कहा कि भारतीय संविधान एक उधार का थैला नहीं है, नहीं है। वहां पे मैंने आपको समझाया भी है बकायदा, ये मेंस का विषय है वैसे, मगर फिर भी मैंने आपको नॉलेज दी थी। तो क्यों, क्योंकि UPPCS ने अपने कई ऑप्शन में दिया है ये कि उधार का थैला क्यों नहीं है, उधार का थैला क्या है, BR अम्बेडकर ने क्या कहा था इसके बारे में, वो सब मैंने आपको बताया। तो यहाँ पे हम लोग ज्यादा टाइम खराब नहीं करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग जो चलते हैं वो क्या चलते हैं, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत लिए गए थे, ये बात ठीक है। न्यायिक समीक्षा हम लोगों ने पढ़ी थी। जुडिशियल रिव्यू कहां से लिया गया था, जुडिशियल रिव्यू लिया गया है USA से, जुडिशियल रिव्यू लिया गया USA से। अमेरिका के बारे में हमने जाना था, अमेरिका में सर्वोच्च पावर किसकी है, अमेरिका में सर्वोच्च पावर है किसकी, सुप्रीम कोर्ट की। और ना ब्रिटेन के अंदर सर्वोच्च पावर संसद की है। संसद के पावर की इतनी है कि एक राइटर अपनी बुक में लिखते हैं कि ब्रिटेन की संसद में इतनी क्षमता है, अगर ब्रिटेन की संसद नियम बना दे कि कल सुबह सूरज उठने से पहले ब्रिटेन के सभी बुजुर्गों को टेम्स नदी में डुबो दिया जाएगा, तो वो बुजुर्ग अगले दिन की सुबह देख नहीं पाएंगे, इतनी पावरफुल है वो संसद। इसीलिए ब्रिटेन में आज तक कोई लिखित संविधान नहीं है किसी भी प्रकार का। मगर USA के अंदर सर्वोच्च किसके, सर्वोच्च पावर किसको दी गई है, सर्वोच्च पावर दी गई है किसको दी गई है, सुप्रीम कोर्ट को दी गई है। भारत में जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल एक्टिविज्म भी USA से आया है, तो ये नहीं है सही। राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन, ये बात सही है। राज्यसभा के सदस्यों का जो नामांकन करेंगे राष्ट्रपति, 12 सदस्यों का नामांकन राज्यसभा में कर सकते हैं, ये बात सही है, ये इससे लिया गया है। कानून का शासन हम लोग पढ़ चुके हैं। कानून का शासन कहां से लिया गया था, ब्रिटेन से लिया गया था। और ये बकायदा हमने हिस्ट्री के सेक्शन में नहीं, ये सेक्शन में हमने पढ़ा था, ये हमने पॉलिटी के सेक्शन में नहीं, हिस्ट्री के सेक्शन में पढ़ा था हमने, ये ब्रिटेन से लिया गया है। क्यों, हमने कहा था ना सबसे पहले राजा महाराजाओं का निर्णय हुआ करता, जैसे राजा वैसे प्रजा हो जाया करती थी। मगर अंग्रेजों ने कम से कम 1773 के अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा यह निर्धारित किया कि कम से कम देश में क्या होगा, कानून का शासन रहेगा, एक नियम का रहेगा। क्यों, क्योंकि 24 व्यक्तियों की बनाई हुई कंपनी जो ब्रिटेन से भारत को चला रही थी वो भारत में नहीं थी, उसे एक नियम कानून के तहत भारत चाहिए था, इसीलिए उसने कानून के शासन को दिया जो ब्रिटेन में चलता था। तो आंसर क्या होगा डियर, 1 और 3 इसका आंसर है। नेक्स्ट, सिक्स्थ, सर्वोच्च न्यायालय के निम्नलिखित में से किस निर्णय में कहा गया प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है, प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है, किसके निर्णय में कहा गया था। तो डियर ये बात याद रखना, अगर प्रस्तावना जो है इसको भी पढ़ लेना क्योंकि ये करंट अफेयर का विषय है, वैसे से संबंधित आपके प्री में कोई क्वेश्चन आने की संभावना नहीं है, मगर क्या पता मेंस में आ जाए। क्यों, अभी एक एनजीओ ने सुप्रीम कोर्ट में दोबारा अपील लगाई थी कि सुप्रीम कोर्ट में प्रस्तावना में जो एक बार संविधान संशोधन हुआ 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा संविधान में प्रस्तावना में जो 2 शब्द इंसर्ट किए गए थे, समाजवाद और अखंडता जो है, इसको जो है हटाया जाए। समाजवादी और अखंडता शब्द भारत के लिए सही नहीं है, धर्म और दूसरा पंथ निरपेक्ष हटा दिया जाए, तीनों को हटा दिया जाए। और अखंड भारत को रखने की जरूरत नहीं है, भारत तो शुरू से अखंड था, है और रहेगा। उसके लिए अलग से कोई प्रमाणित करने की आवश्यकता नहीं है कि भारत अखंडता है, ये है, वो है इसके अंदर। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल ये फैसला दिया कि आपको ऐसा कुछ भी नहीं है, मगर हाँ संसद को पावर है, अगर संसद हटाना चाहे तो इन शब्दों को हटा सकती है, मगर कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर नहीं देगा इनको हटाने के लिए। ये सारी बातें उसमें हुई थी, तो चर्चा में था, तो इसलिए हो सकता है मेंस में आ जाए। फिलहाल हम इसको पीटी के दृष्टिकोण से देखते हैं। बेरूबारी यूनियन केस, बेरूबारी यूनियन केस में कहा था कि संविधान प्रस्तावना जो है संविधान का अंग नहीं है, ये सबसे पहला केस में ही कह दिया गया था। तो ये अभिनंग वाला ये नहीं है। केशवानंद भारती का जो माइलस्टोन केस माना जाता है, केशवानंद भारती का अब तक की सबसे बड़ी जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनी है सुप्रीम कोर्ट में, वो केशवानंद भारती के केस में बनी है। केरल के एक पुजारी हुआ करते थे, उनके मठ के एक मठाधीश हुआ करते थे, उनके लिए बनी है, मगर उनके व्यूज इतने बढ़िया थे कि इवन सुप्रीम कोर्ट में ये बताते हैं, एक पालकी वाला जी हैं,
पालकी वाला उनका नाम है, सरनेम है उनका। उनकी बुक पढ़ी तो उसमें मैंने पढ़ा था कि मतलब इवन खुद ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जजेस आके उसमें बैठा करते थे। वो इतनी बहस इतनी शानदार हुई थी, इसलिए केशवचंद्र भारती केस आज भी माइलस्टोन है। वो केशवचंद्र भारती केस में ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि प्रस्तावना संविधान का अंग है, जो चीजें संविधान में क्लियर नहीं है उसे हम प्रस्तावना के थ्रू देख सकते हैं और उसको समझ सकते हैं। LIC ऑफ इंडिया के 1995 में भी संविधान में सुप्रीम कोर्ट ने यह दोहराई बात कि प्रस्तावना संविधान का ही एक अंग है, उसकी आत्मा है बकायदा। तो आंसर होगा डियर 2 और 3, फर्स्ट नहीं होगा। बेरोजगारी केस में ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने नहीं कहा था। नेक्स्ट है भारत के संविधान के कौन से मौलिक अधिकार नागरिक व विदेशियों दोनों को उपलब्ध हैं? नागरिक और विदेशियों को डियर ध्यान रखना, पूरे विश्व में सबसे विस्तृत संविधान मौलिक अधिकार भारतीय संविधान में है। बल्कि अब एक देश आगे निकल गया है, साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका ने हमारे देश के संविधान से, हमारे देश के मौलिक अधिकारों से बढ़कर एक और मौलिक अधिकार लिखा दिया, राइट टू इंटरनेट। इंटरनेट का अधिकार भी उसने डाल दिया है, मगर भारत में कहीं इंटरनेट का अधिकार अभी दिया नहीं गया है। मगर फिर भी हमारे यहाँ संविधान में जो है मौलिक अधिकार बहुत लिबरल होकर दिए गए हैं, बहुत लिबरल होकर दिए गए हैं। तो भारत भी संविधान में कुछ मौलिक अधिकारों को डिस्ट्रीब्यूट भी करा है, क्योंकि ये बहुत पावरफुल है। ये सरकार को कुछ करने के लिए प्रेरित करते हैं कि सरकार को कुछ ना करने के लिए प्रेरित करते हैं कि सरकार जो है इंडिविजुअल लिबर्टी का सम्मान करे, इंडिविजुअल लाइफ का सम्मान करे। तो इसमें कुछ हमने डिस्ट्रीब्यूट भी करे हैं कि कौन से इसमें महिलाओं के हैं, कौन से इसमें फॉरेनर्स के हैं, कौन से सिटीजन के हैं। तो अनुच्छेद 15 के तहत मौलिक अधिकार ये हम लोग पढ़ चुके हैं, क्योंकि रीजन सीरीज में ये विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है। विदेशी नागरिकों से कुछ भेदभाव किया जाएगा। शत्रु देश की हमने लिस्ट अलग से बना रखी है, एनिमीज कंट्रीज की, उसको भेदभाव किया जाएगा। अगर नहीं किया जाएगा तो भारत एक सराय बन चुका है, वैसे ही और सराय बन जाएगा। अगर कोई आज का अखबार पढ़ा हो आपने, तो आज के अखबार में संसद में जो सत्र चल रहा है, संसद के शीतकालीन सत्र में एक रिपोर्ट पेश की गई, जिसमें कहा गया कि भारत में कैरोसिन खत्म नहीं किया गया है, कैरोसिन अभी भी है। और कैरोसिन जो है 67% पश्चिम बंगाल में इस्तेमाल किया जा रहा है। मुद्दा इतना सा नहीं है, मुद्दा इसके बहुत पीछे की बात है। कैरोसिन वहां पे क्यों इस्तेमाल किया जा रहा है? कारण है कि जब सरकार उज्ज्वला योजना के तहत गरीबों को गैस दे रही है, और गैस को इतना लिबरल कर दिया गया है कि गैस की आराम से आप लोग सिलेंडर ले सकते हो। एजेंसियां इतनी बांट दी गई हैं, राजीव गांधी के तहत गाँव में गैस की एजेंसीज दी गई हैं रोजगार योजना के तहत। उसके बाद भी ऐसा क्यों हो रहा है? कारण एक ही है, अगर वो लोग जो है जो लोग बांग्लादेश से आए हुए रिफ्यूजीज है, रोहिंग्या हैं, जो लोग वहाँ पे रह रहे हैं, पश्चिम बंगाल में आ जाते हैं, क्योंकि वहाँ के कल्चर से वो लोग मिक्स कर जाते हैं। पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश का कल्चर जो है आसपास ही है, मिक्स कर जाते हैं, जिसकी वजह से वो क्या है वहाँ पे रह लेते हैं। और वो लोग क्या है अपनी पहचान को छुपाते नहीं, क्योंकि पहचान के लिए कुछ होता भी नहीं है, होता है तो वो आइडेंटिफाई हो जाएंगे, इसलिए वो लोग कैरोसिन का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इसीलिए हमारे यहाँ कुछ विभेद किया गया है। 15 सबको नहीं दिया गया, 15 सिर्फ भारतीय नागरिकों को दिया गया है। संस्कृति व शैक्षणिक अधिकार ये भी सिर्फ भारतीय नागरिकों को दिए गए हैं और सबको नहीं दिए जा सकते हैं। संस्कृति हर किसी की अलग अलग है। अब कोई आगे यहाँ पे कोई संस्कृति के लिए कह दे कि मैं संस्कृति में खुलेआम जो है इसको काट के खाऊंगा और इसको मैं ये करूंगा वो करूंगा, तो उसको परमिशन नहीं दी जा सकती है। कल्चर हर किसी स्टेट का अलग अलग होता है। ध्यान रखना, कतर के अंदर जो मुस्लिम कंट्रीज के अंदर जो पहला फुटबॉल मैच हुआ था कतर में, कतर की सरकार ने कुछ नियम बनाए थे, रेगुलेशन बनाए थे कि फुटबॉल मैच है, विदेशी आएंगे, ठीक है वो ड्रिंक करते हैं, मगर वो ड्रिंक करने की परमिशन सिर्फ इस आयोजन के लिए दी जाती है, वो भी होटल में दी जाती है, कमरे में, ना कि वो खुलेआम ड्रिंक कर सकते हैं, क्योंकि कतर की संस्कृति सभ्यता अलग है। उसके बाद भी उन्होंने काफी पाबंदियां लगाई थी, वो कुछ नहीं हुआ जो हुआ करता था आमतौर पर फीफा में। तो ये भी नहीं है। लोकसभा, राज्यसभा, विधान के चुनाव वोट देना ये तो है ही नहीं, ये तो सिटीजन के लिए है। तो प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार जो है ये दे सकते हैं। आर्टिकल 21A के तहत जो दिया गया है संविधान में मौलिक अधिकार, ये मौलिक अधिकार नागरिकों और विदेशियों दोनों को दिया गया है। नागरिकों और विदेशियों दोनों को दिया गया है। नेक्स्ट चलते हैं। भारत के संविधान के किस प्रावधान को साधारण बहुमत से संशोधित किया जा सकता है? हम लोग क्योंकि रीजन सीरीज में पढ़ चुके हैं पॉलिटी के बारे में। संविधान में साधारण बहुमत जो है संविधान में आर्टिकल 368 के तहत 3 प्रावधान दिए गए हैं संविधान कॉन्स्टिट्यूशन में, जिसमें साधारण बहुमत है, जिसकी क्वेश्चन पूछा गया है। एक उसके साथ विशेष बहुमत है, 2/3 से किया जाएगा। तीसरा इसके साथ विशेष बहुमत के साथ आधे राज्य विधानसभाओं की भी सहमति है। 3 तरह का संविधान संशोधित किया जा सकता है। पहला है संसद में अंग्रेजी भाषा का प्रयोग, क्योंकि संसद संबंधी किसी भी प्रकार का कानून बनाने का प्रावधान किसके पास है? यूनियन के पास है। संविधान की 7वीं अनुसूची स्पष्ट रूप से कहती है संसद से रिलेटेड कोई कानून नियम बनाना है तो एक ही संस्था बना सकती है, यूनियन। तो ये सही है। दूसरा क्या है?
सर्वोच्च न्यायालय में अवर न्यायाधीशों की संख्या, सही है। सर्वोच्च न्यायालय सेंट्रल कर रहे हैं, जिसके पीछे इंडिया लग जाए ना डियर, सर्वोच्च सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ठीक है ना, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, जिसके पीछे ऑफ इंडिया वाले पद आ जाए, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, जिसके पीछे ऑफ इंडिया लग जाए ना वो, और जिसके आगे यूनियन लग जाए, जिस संस्था के आगे यूनियन लग जाए या जिस संस्था के पीछे ऑफ इंडिया लग जाए, उसके बारे में हमेशा याद रखना, उस पर कोई कानून कोई नियम बनाने की शक्ति अगर किसी को है तो किसको है, सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट को है, सिर्फ और सिर्फ विधायिका को है, सिर्फ और सिर्फ संसद को है, सेंट्रल गवर्नमेंट को उसके लिए परमिशन से यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन पे, ऑल इंडिया सर्विसेज पे, जिसपे ऑल इंडिया लग जाए या ऑफ इंडिया लग जाए या यूनियन लग जाए तो ये भी सही है। राज्यों में, संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व ये नहीं है डियर, इसके लिए क्या चाहिएगा, 2/3 राज्यों की परमिशन भी चाहिए, क्योंकि राज्यों की व्यवस्था को ही टच करता है। तो आंसर क्या होगा डियर, फर्स्ट और सेकंड आंसर होगा, सी ही इसका आंसर होगा। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में प्रेस, भारत में समाचार पत्रों की स्वतंत्रता, समाचार पत्रों की स्वतंत्रता के लिए अलग से कोई संविधान में कोई किसी भी प्रकार से प्रावधान नहीं किया गया था ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में। कारण क्या है, उस समय ये सोचा जाता था कि कोई भी सरकार, क्योंकि आप लोगों ने अगर कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा हो डिटेल में, कॉन्स्टिट्यूशन को अगर समझा हो, डिटेल में पढ़ा हो, इवन एनसीईआरटी पढ़ी हो आप लोगों ने, तो एनसीईआरटी सीरीज भी हम लोग लाने जा रहे हैं इंडियन पॉलिटी की। उसके बाद सिर्फ एनसीईआरटी सीरीज होगी, फिर उसके बाद स्टेट पीसीएस की एनसीईआरटी की सीरीज होगी, और उसके बाद स्टेट पीसीएस की पॉलिटी की सीरीज होगी, उसके बाद यूपीएससी की पॉलिटी की सीरीज होगी, अलग अलग होंगी तीनों सीरीजें। तो उसको भी बहुत जल्द हम लॉन्च करने जा रहे हैं। तो समाचार पत्रों की स्वतंत्रता के बारे में सोचा नहीं गया था कुछ ऐसा प्रावधान किया जाएगा। कारण क्या है, कारण एक ही है, जब संविधान संशोधन, जब संविधान बन रहा था उस समय संविधान में मूल रूप से जो है, जो 2/3 नहीं बल्कि 90% लोग कह लो, 90% दो ही पेशे के लोग थे। पहला वकील, लॉयर, बैरिस्टर, दूसरा पत्रकार। इसलिए तो किसी ने कहा भी है कि भारतीय संविधान वकीलों का स्वर्ग है, क्योंकि उसमें कितने किंतु परंतु, ऐसा हो जाने पे कौमा बिंदी हलंत है। पत्रकार थे तो सोचा नहीं गया था कभी प्रेस को स्वतंत्रता के लिए अलग से प्रावधान किया जाएगा। मगर जब बाद में, जब 1975 में जब ना भारत में पहली बार इमरजेंसी लगाई गई, गलत, उससे पहले इमरजेंसी लग चुकी थी 2 बार, मगर जो लगाई गई अब गलत तरीके से लगाई गई, संविधान को बिल्कुल ही कुचलने के लिए लगाई गई, उसके लिए उस तब सोचा गया कि संविधान में समाचार पत्रों में इसका कोई प्रावधान किए जाने की आवश्यकता है। तो इसके लिए प्रावधान संविधान में किया गया है। संविधान में ही जो आर्टिकल 19A है, 19A जो कहता है कि राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, आपको किसी भी प्रकार से बोलने की और आपको किसी भी प्रकार से एक्सप्रेस करने की सुविधा भारत में होगी। तो इसी के तहत इसको इंसर्ट कर दिया गया है, इसी के तहत इसको डाल दिया गया है। और इसके बाद एक आर्टिकल और है जिसके द्वारा इसको डाला गया है, 360A द्वारा भी इसको कहा गया है, मगर यहाँ पे इनडायरेक्ट वे में कहा गया है, यहाँ पे समाचार पत्र के बारे में नहीं कहा गया है। ध्यान रखना इन दोनों के बारे में, क्योंकि मैंने क्विक रीजन सीरीज में दोनों की बातें करी हैं, तो आप कंफ्यूज ना हो जाए इनको देखते हुए। जो 360A वाले की बात हो रही है, ये संसद की कार्रवाई जो है इसके बचाव करती है कि कोई भी व्यक्ति संसद की कार्रवाई को पब्लिश कर सकता है, मगर बशर्ते जब जैसा वो हुआ है वैसा कर सकता है। मगर स्पष्ट रूप से समाचार पत्रों की जो बात की गई है ना, वो बात की गई है 19A में। नेक्स्ट, सूचना का अधिकार अधिनियम, राइट टू इंफॉर्मेशन। सूचना का अधिकार में सामान्य रूप से नौकरशाही में जिम्मेदारी की भावना को बढ़ाने के लिए जिम्मेदार रहा है। तो ये बात सही है, सूचना के अधिकार से जो है नौकरशाही की जिम्मेदारी काफी हद तक बढ़ गई है, काफी हद तक उनकी जिम्मेदारी बढ़ गई है। कारण क्या है, बढ़ने का कारण क्या है, बढ़ने का कारण एक ही है, सूचना के अधिकार के तहत नौकरशाही को लगने लगा है कि कोई व्यक्ति अगर राइट टू इंफॉर्मेशन के तहत अगर ये सूचना मांग लेगा तो जो हमने फाइलों में अभी गोपनीयता रख रखा है वो डिस्क्लोज हो जाएगा, इसीलिए वो लोग ईमानदारी से काम करते हैं। तो ये बात सही है, और ये बात हम नॉर्मलाइजेशन के केस में देख रहे हैं काफी बातें। वांछित प्रभाव पैदा करने के लिए अभी इसे बहुत आगे जाना है, ये बात भी सही है, अभी सूचना के अधिकार को बहुत आगे जाना है। वैसे सूचना का अधिकार नियम ये कहता है कि कोई भी सूचना मैक्सिमम 30 डेज तक आप तक पहुंचनी चाहिए, मगर आप देखते होंगे 30-30, 60-60 दिन तक पहुंच नहीं पाती है। ये लोग एक ही बात कहते हैं कि हमारे पास क्या है, स्टाफ नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट भी जो है या कोर्ट भी जो इन पे पेनल्टी लगाता है वो रेयरेस्ट पेनल्टी लगाता है, जिससे प्रभावी इतना हो नहीं पाया जितना होना चाहिए था। यह सूचना उस हिसाब से नहीं मानी जाती जो वो शब्दों को हेर फेर करके दे देते हैं। तो बातें दोनों सही हैं, मगर दोनों एक दूसरे का स्पष्टीकरण नहीं दे रहे हैं, इसीलिए आंसर होगा डियर बी, आंसर होगा बी। नेक्स्ट, फर्स्ट है क्षेत्रीय परिषद है। क्षेत्रीय परिषद हमने हमने क्विक रीजन सीरीज में क्षेत्रीय परिषद नहीं पढ़ा है हमने, मगर आपने अगर यूपी
1000 सीरीज देखी होगी यूपी के बारे में, 1000 क्वेश्चंस में हमने देखा था, तब हमने क्षेत्रीय सीरीज में बात करी थी उत्तर प्रदेश की, और उत्तर प्रदेश की पॉलिटी में हम लोगों ने इसको देखा था। तो क्षेत्रीय परिषदें संवैधानिक निकाय यहाँ फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है, तो ये गलत है। कॉन्स्टिट्यूशन बॉडीज हमने क्यूब रीजन सीरीज में अच्छी तरह देखी है, ध्यान रखना, और वहां मैंने बताया भी है कॉन्स्टिट्यूशन बॉडीज और नॉन कॉन्स्टिट्यूशन बॉडीज के बीच में क्या फर्क है, दोनों के बीच में क्या फर्क है ये भी मैंने बताया है। तो क्षेत्रीय परिषदें संवैधानिक निकाय हैं, तो ये गलत है, कॉन्स्टिट्यूशन में कोई प्रोविजन नहीं है इसको। क्षेत्रीय परिषदों को बकायदा बाद में इंसर्ट किया गया था, बकायदा बाद में इंसर्ट किया गया था राज्य पुनर्गठन अधिनियम जो आया था, फजल अली कमीशन आपने सुना हो, तो उसकी अनुशंसा पर राज्य पुनर्गठन जो आयोग आया था 1956 में, जिसके तहत क्षेत्रीय परिषद की गठन किया गया था ताकि राज्यों के बीच में एकता बनी रहे और उनसे संबंधित समस्याओं के लिए भी एक मंच उठ जाए जिसपे वो अपनी बात रख सके। तो इसमें है उत्तराखंड केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद का हिस्सा है, ये केंद्रीय भी लिखा जा सकता है। वैसे ध्यान रखना केंद्रीय शब्द जो हमने जानबूझकर लिखा है, केंद्रीय शब्द जो है ये देश के विभिन्न एग्जाम ने इस शब्द को इस्तेमाल किया है, मगर केंद्रीय शब्द का जो यूज है वो सरकार ने नहीं किया है, सरकार इसको मध्य बोलती है, सरकार इसको मध्य बोलती है। तो आप लोगों के लिए हमने दोनों चीजें लिख दी हैं। तो उत्तराखंड जो है केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद का सदस्य है, हाँ ये बात सही है कि उत्तराखंड इसका हिस्सा है, और अगर उत्तराखंड केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद का हिस्सा है तो क्या होगा, एमपी भी इसका, यूपी भी इसका हिस्सा होगा, यूपी भी इसी का हिस्सा है, एमपी भी इसका हिस्सा है, यूके भी इसका हिस्सा है, और इसी के साथ साथ जो है वो जो हिस्सा है इसका, इसी के साथ साथ जो हिस्सा है वो क्या है, वो चंडीगढ़ भी इसी का हिस्सा है क्षेत्रीय परिषदों का। तो इसके बारे में हम लोगों ने देख लिया, क्षेत्रीय परिषदें जो है नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, यूपी और उत्तराखंड मध्य या केंद्रीय क्षेत्रीय परिषदों के अंदर आते हैं। नेक्स्ट बात करें 12, अनुच्छेद 358 अनुच्छेद 19 द्वारा गारंटीकृत मौलिक अधिकारों के निलंबन से संबंधित है। ये बात ठीक है डियर, क्योंकि हम लोग इस बात को जान सकते, हम लोग इस बात को पढ़ चुके हैं कि जो ये मौलिक अधिकार हैं, जैसे कि मैंने अभी कहा, सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि ना जो ये है संविधान है ये वकीलों का स्वर्ग है, उसमें इतने किंतु परंतु है, और बाद में कहा भी गया कि इतने सारे मौलिक अधिकार लिबरल होके दिए गए, मगर उसको बाद में किंतु परंतु करके उनको बहुत छोटा कर दिया गया, उनकी गरिमा को ही समाप्त कर दिया गया। ये आप लोगों से कहा गया था, ये बात भी सही है। तो इसीलिए संविधान ने मौलिक अधिकारों पर भी कुछ डियर लगाए हैं रिस्ट्रिक्शन, और ये रिस्ट्रिक्शन होने बहुत जरूरी है। अगर आप इंग्लिश पढ़ते हैं तो कभी इंग्लिश के टीचर से पूछिएगा, फैकल्टी ऑफ इंग्लिश से पूछिएगा, सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फ्रीडम एंड लिबर्टी। डिक्शनरी में देखोगे तो फ्रीडम और लिबर्टी दोनों एक ही शब्द नजर आएंगे, मगर डियर दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। फ्रीडम अलग चीज होती है, लिबर्टी अलग चीज है, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। अब बस आप इस बात को समझ सके तो आप इस बात को समझ जाएंगे मौलिक अधिकारों पर रिस्ट्रिक्शन को लगाना, मौलिक अधिकारों पर नियंत्रण करना कितना ही जरूरी है। तो आर्टिकल 358 में रिस्ट्रिक्शन लगाया गया है मौलिक अधिकारों पे, और ये पावर दी गई है, प्रेसिडेंट को पावर दी गई है, राष्ट्रपति को पावर दी गई है, ये बात सही है। सेकंड है आर्टिकल 359 अन्य मौलिक अधिकारों द्वारा, जैसे कौन सा, 20 और 21 द्वारा गारंटीकृत अधिकारों को छोड़कर निलंबन का प्रावधान करता है। तो ये बात भी सही है, ये बात भी सही है। ध्यान रखना मौलिक अधिकार जितने भी हैं, क्विक रीजन सीरीज में मैं कई बार बता चुका हूं, इसको दोबारा रिपीट कर रहा हूं, मौलिक अधिकार जितने भी हैं वो सारे के सारे रद्द हो सकते हैं, दो को छोड़ के जो पाक पवित्र हैं, 20 और 21। 21 तो इतना पवित्र है कि सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि कोई भी सरकार का शासन, प्रशासन, राज्य सरकार, इवन केंद्र द्वारा समर्थित पूंजी से चलने वाली एनजीओ तक कभी भी इसको ओवर रूल नहीं कर सकते हैं, किसी भी कंडीशन में, कोई भी इमरजेंसी लगे तब भी नहीं हो सकते हैं। कारण क्या है, 20 और 21 जो है वो जीवन का आधार है, 20 और 21। इसीलिए संविधान ने 359 में स्पेशल क्लियर कर दिया है कि अधिकार 358 कहता है, शब्दों को ध्यान करना, 358 कहता है कि सिर्फ उसने कहा है मौलिक अधिकारों का निलंबन, उसमें सभी आ गया एक तरह से, मगर 359 ने क्लियर कर दिया कि ध्यान रखना 20 और 21 को छोड़कर। तो क्या होगा डियर, ये हैं दोनों सही हैं, ये दोनों सही हैं। निम्नलिखित में से भारत का कौन सा उपराष्ट्रपति निर्विरोध चुना गया है, इसको ध्यान रखना। इसका कारण बताता हूं मैं क्या है, हम लोगों ने जब भी ये टेस्ट में दिया है तो बच्चों ने या तो उसको छोड़ दिया है, या बच्चों ने हमसे क्लास में आके बाद में आके कहा है कि सर ये प्रिंट गलत हो गया है, इसमें ऑप्शन नहीं है नीलम संजीव रेड्डी का।
इसमें ऑप्शन नहीं है नीलम संजीव रेड्डी का। डियर, क्वेश्चन ठीक है, क्वेश्चन गलत नहीं है, ध्यान रखना इसके अंदर उपराष्ट्रपति पूछा गया है, ये हमने सही पूछा है। अभी तक जितने भी हैं ये देश के एकमात्र राष्ट्रपति हुए हैं नीलम संजीव रेड्डी जी, जो निर्विरोध चुने गए हैं। अभी तक देश के एकमात्र राष्ट्रपति हुए हैं, मगर हमने उपराष्ट्रपति पूछा है। और ध्यान रखना अभी तक 4 ऐसे उपराष्ट्रपति हैं, अभी तक 4 ऐसे उपराष्ट्रपति हैं जो 4 नहीं बल्कि व्यक्ति तो 3 है, मगर 4 बार है, बल्कि 4 बार टर्म है उनकी, व्यक्ति 3 है ऐसे राष्ट्रपति हैं जो निर्विरोध चुने गए हैं, जिसमें से एक है शंकर दयाल शर्मा। दूसरे कौन है? दूसरे देश के पहले उपराष्ट्रपति वो कौन? वो है एस राधाकृष्णन। लगातार 2 बार निर्विरोध चुने गए कार्यकाल, तो कार्यकाल इनके व्यक्ति एक हैं, कार्यकाल उनके 2 गिने जाते हैं। तीसरे व्यक्ति जो हैं, जो चुने गए हैं, निर्विरोध चुने गए हैं, वो हिदायतुल्लाह खान। हिदायतुल्लाह खान एकमात्र व्यक्ति हैं जो देश के संविधान, जो देश के 2 बड़े संवैधानिक पदों पर बैठ चुके हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी रह चुके हैं और प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं और उपराष्ट्रपति भी हो सकते हैं। देश के 3 संवैधानिक पदों पर ये बैठ चुके हैं। तो ये 3 व्यक्ति उपराष्ट्रपति पद पर निर्विरोध चुने गए हैं। एस राधाकृष्णन जी 2 बार चुने गए हैं और शंकर दयाल शर्मा जी 1 बार चुने गए हैं, हिदायतुल्लाह खान 1 बार चुने गए हैं। ये तीनों व्यक्ति निर्विरोध चुने गए हैं उपराष्ट्रपति। क्वेश्चन गलत नहीं है, आपको समझना सही है। नेक्स्ट, कौन सा सही नहीं है? संसद के किसी भी सदन का सदस्य ना होने वाले व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त किया सकता है। बात सही है। संसद के किसी भी 2004 में जिनको प्रधानमंत्री बनाया गया था, उस समय तक उन्होंने 2004 का लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ा था और जब इन्हें प्रधानमंत्री बनाया गया उस समय तक वो देश के किसी भी पद पर रहने वाले प्रधानमंत्री थे। मगर बाद में उन्होंने असम से राज्यसभा की सीट के द्वारा चुनाव जीता और उसके बाद वो बने हैं प्रधानमंत्री। ध्यान रखना, तो ये प्रावधान संविधान करता है, तो ये बात सही है, गलत नहीं है। प्रधानमंत्री सभी मंत्रियों की गतिविधियों का मार्गदर्शन करता है, निर्देशन, नियंत्रण व समन्वय करता है। ये बात भी सही है, प्रधानमंत्री ही करता है। प्रधानमंत्री निचले सदन का सदस्य होता है, गलत। पर संविधान में 2 हैं डियर, संविधान में 2 सदन है, लोकसभा और राज्यसभा। राज्यसभा को कहा जाता है उच्च सदन और लोकसभा को कहा जाता है निचला सदन। और राज्यसभा से कुछ सदस्य लोकसभा से कहीं से भी हो सकते हैं। देश को जो पहली प्रधानमंत्री थी, देश की पहली महिला प्रधानमंत्री थी, कमेंट करके बताइएगा कौन थी पहली महिला प्रधानमंत्री। देश की जो पहली महिला प्रधानमंत्री थी ना, वो जब देश में पहली बार चुनी गई थी वो भी राज्यसभा से आई थी। 2004 से लेकर 2014 तक जो प्रधानमंत्री थे वो राज्यसभा से थे। आपकी योग्यता यही है कि आप एमपी होने चाहिए, आप राज्यसभा के हो, लोकसभा के हो, कोई मैटर नहीं करता। इसीलिए ये क्वेश्चन डियर गलत है, इसने पूछा है कौन सा सही नहीं है। 4th पढ़ लेते हैं, वैसे जरूरत नहीं है अब। जेनिंग्स ने प्रधानमंत्री को प्राइमस इंटर पेरिस कहा है, ये बात सही है, लैटिन भाषा की टर्म है। प्राइमस इंटर पेरिस जो है लैटिन भाषा की टर्म है, इसका मतलब ये है कि जो केंद्र है उसका जो सेंटर होता है वो प्रधानमंत्री होता है, ये बात सही है। प्रधानमंत्री पद का गिरना, प्रधानमंत्री द्वारा पद का छोड़ना और सरकार का गिरना एक ही बात मानी जाती है, तो ये बात फैक्ट है, इस बात में 2 राय नहीं है, दोनों ही तथ्य सही हैं हमारे। नेक्स्ट 15 क्वेश्चंस। संविधान ने राज्यसभा के सदस्यों के पद की अवधि तय नहीं की है। अब ये ध्यान से सुनना, देखो एक बात और नोट करना बेटा, आप लोग जो एक गलती कर जाते हो, इवन मतलब कमेंट नहीं कर रहा मैं किसी पे, आयोग ने जो कमेंट किया मैं वो कमेंट नहीं करना चाह रहा, ना मेरी कोई ऐसी मंशा है, क्योंकि मैं इस बात को मानता हूँ कि अगर योग्यता की ही गवर्नमेंट जॉब, एसडीएम या आईएएस पद अगर योग्यता के ही होते तो डीयू, जेएनयू, बीएचयू, एएमयू, ये जो है क्या नाम है आईआईटी, आईएम, इन्हीं का कब्जा हो जाता, मगर ऐसा नहीं है। किस्मत नाम की भी चीज़ होती है, मगर कुछ किस्मत बनाई जाती है, कुछ किस्मत को बनने ही नहीं दिया जाता। कुछ ऐसे बच्चे होते हैं, जैसे मतलब जैसे मैं इलाहाबाद भी पढ़ा था, मैं कोचिंग में पढ़ाता था, वहाँ ऐसे बच्चे आते थे जिनसे किसी मुद्दे पे बात करो, उनके पास उस मुद्दे पे बात करने के लिए 1-1, 2-2 घंटे हैं एक ही मुद्दे पे, मगर उनकी उम्र देखो तो 36 साल 38 साल लगे हुए हैं, मगर हो नहीं रहा है। कारण क्या डियर? वो ममृतत्व को नहीं जान पाए, वो इसके तत्व को नहीं जान पाए। इस समय जो पेपर चल रहा है यूपीएससी का देखो, स्टेट पीसीएस का देखो, उसके अंदर जो आ रहे हैं ना क्वेश्चन डियर, वो ट्रेडिशनल नहीं आ रहे हैं यार। अब
पूर्वालोकन से वो क्वेश्चन नहीं निकल रहे हैं, प्रीवियस ईयर से नहीं निकल रहे हैं क्वेश्चन। अभी भी कई कोचिंग ऐसी हैं जो कहती हैं रात को 9 बजे हमारे चैनल पे आइए, PYQ करवाए जाएंगे और आपका PT पास हो जाएगा। नहीं आते डियर, जमाने चले गए। पूर्वालोकन का इस्तेमाल आप कीजिए, मगर छोड़िए मत उसको, कीजिए किस लिए, आप अपने बेस को बनाने के लिए क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं, टॉपिक्स कौन कौन से कवर करने हैं, कितना डीपली जा रहा है वो। ऊपर से क्वेश्चन देखो पुराने कितने आसान आते थे, फिर मुश्किल फिर मुश्किल फिर मुश्किल, कितना डीपली जा रहा है वो, इसको एनालिसिस कीजिए। ये क्वेश्चन आपसे वही चीज की डिमांड करता है। जैसे क्वेश्चन क्या कहता है, संविधान ने राज्यसभा के सदस्यों के पद की अवधि तय नहीं की है। यूपीएससी का क्वेश्चन इस बार देखना, पार्लियामेंट्री कमेटी के क्वेश्चन आते रहे हैं, मगर पहली बार क्वेश्चन पूछा गया पार्लियामेंट्री फोरम का। बिल्कुल नई टर्म थी और बच्चों ने इसका इस्तेमाल दिया पार्लियामेंट्री कमेटी, पार्लियामेंट्री समिति का। मगर मैं कहता हूँ यूपीएससी के लिए जो एक दो किताबों को मैं मानता हूँ, दो किताबें माइलस्टोन है जिससे यूपीएससी के बच्चों को पढ़ना चाहिए और क्वेश्चन अटकते हैं। पहला पॉलिटी की, M लक्ष्मीकांत, मैं फैन हूँ उस बंदे का। जब मैं भी तैयारी करता था ना, जब पढ़ता था, क्योंकि मैं इकोनॉमिक्स का विद्यार्थी था मगर मेरा ऑप्शनल PSIR था, तो जो दिमाग में पढ़ते पढ़ते क्वेश्चंस क्रिएट होते थे ना, डाउट्स क्रिएट होते थे, मैं देखता था बाद में 2-4 लाइनों में वो डिस्क्रिप्टेड आ जाते थे, वो आ जाते थे लिखे हुए। आप इस किताब को बिना किसी टीचर के पढ़ सकते हो अगर थोड़ी बहुत मानसिक योग्यता है तो। दूसरा स्पेक्ट्रम की किताब आती है जो मॉडर्न हिस्ट्री की, माइलस्टोन किताब है भाई साहब। इन दो का मैं फैन हूँ। बाकी हर किसी की कोचिंग लेनी पड़ेगी, एक भी बुक ऐसी नहीं है जो परिपूर्ण बुक हो, हर किसी की कोचिंग आपको लेनी पड़ेगी क्योंकि टीचर ही इसको इकट्ठा कर सकता है। तो यहाँ पे आपको पॉलिटी भी वो नहीं है जो ट्रेडिशनल टीचर पढ़ाते जा रहे हैं, चलो पॉलिटी तो कोई भी पढ़ा देगा यार, कोई दिक्कत नहीं है, हिस्ट्री कोई भी पढ़ा देगा और PYQ लगा लो हो जाएगा, ऐसा क्वेश्चन नहीं है डियर। अब देखो ये क्वेश्चन ही क्या कहता है, संविधान ने राज्यसभा के सदस्यों की पद की अवधि तय नहीं की है। अब दिमाग ये जाता है, सबको पता है कि राज्यसभा के सदस्यों की पद की अवधि तय 6 वर्ष है और आंसर लगा जाएंगे ठीक। हमारे यहाँ भी मोस्टली अभी तक बच्चों ने ठीक ही लगाया इसका, मगर ये रॉन्ग है। राज्यसभा का एक भी विशिष्ट रूप से आर्टिकल नहीं है जो इस बात को डिफाइन करता हो कि ये राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होगा 6 वर्ष, एक भी आर्टिकल नहीं है। तो संविधान ने कहीं भी नहीं किया और संविधान ने जो भी कुछ कहा है ना अपना क्लियर कहा है, क्लियर वर्डिंग का इस्तेमाल किया और बाकायदा उसके लिए आर्टिकल प्री डिस्क्राइब किया है। और अगर उसे संबंधित कोई लगाना किंतु परंतु नीचे क्लियर लिख दिया गया इस बात को। जैसे इंडिया दैट इज यूनियन ऑफ स्टेट्स, दैट मीन्स उसके बाद पूरा लिखा उसने, तो ये गलत है। संविधान में ऐसा कोई प्रावधान नहीं किया गया है। नेक्स्ट है, यदि संसद के एक सदन का वर्तमान सदस्य दूसरे सदन के लिए भी चुन लिया जाता है तो पहले सदन से उसकी सीट रिक्त हो जाती है। गलत। अगर कोई व्यक्ति लोकसभा का सदस्य है, वो राज्यसभा चुना जाता है तो लोकसभा की सीट गलत नहीं होगी, रिक्त नहीं हो जाएगी। लोकसभा की सीट चुनने के बाद 10 दिन बाद उसे जो है 10 डेज के बाद उसे जो है लोकसभा को सूचित करना पड़ेगा कि मेरे को सीट रखनी है लोकसभा की या मेरे को राज्यसभा की छोड़नी है। 10 दिन का उसे समय दिया जाता है, लिखित में प्रोसीजर होता है, अपने आप नहीं होता है। वो दोबारा लोकसभा से रहते हुए राज्यसभा की सीट पर चुनाव लड़ा और दोबारा लोकसभा की सीट के लिए आ सकता है। तो आंसर क्या होगा डियर, ऑप्शन डी होगा, नन ऑफ दीज। नेक्स्ट, लोकसभा अध्यक्ष अपनी शक्तियां व कर्तव्य निम्नलिखित में से किस स्रोत से प्राप्त करते हैं। अब देखो जैसे ये क्वेश्चन डायरेक्ट लिखा हुआ है, भारत का संविधान, हाँ भारत के संविधान में इसके लिए प्रावधान है। भारत के संविधान में आर्टिकल 93 इसके बारे में प्रावधान देता है। लोकसभा की प्रक्रिया व कार्य संचालन के नियम, ये भी ठीक है, लोकसभा की प्रक्रिया कार्य संचालन के जो नियम बने हुए हैं इसके तहत भी कहा जाता है, पावर दी जाती है। जैसे भारत के पहले लोकसभा के जो अध्यक्ष थे, लेजिस्लेटिव काउंसिल के जो अध्यक्ष थे GV मावलंकर जी ने विग पहनने से मना कर दिया था। उन्होंने कहा था कि विग मैं पहनूंगा नहीं। आगे सब परंपरा के अनुसार अगर चाहते तो इस पर बहस भी हुई, अगर वो चाहते तो विग पहन सकते थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी 2 काम निभाया करते थे। पहला, वो पार्लियामेंट बोर्ड के भी अध्यक्ष हुआ करते थे, पार्लियामेंट के भी अध्यक्ष हुआ करते थे और उसके साथ साथ ही वो हुआ करते थे किसके, वो हुआ करते थे GV मावलंकर हुआ करते थे अध्यक्ष, और वो सदस्य भी हुआ करते थे। सॉरी, राजेंद्र प्रसाद जी का नाम निकल गया, वो सदस्य भी हुआ करते थे संविधान सभा के, मगर वो दोनों का कर्तव्य बहुत अलग अलग निभाते थे, वो परंपरा से रूप से निभाते। तो भारत लोकसभा की प्रक्रिया और कार्य संचालन के नियम, जैसे आर्टिकल 1, वो धारा 184 है, 170 है, 175 है, ये सारी प्रक्रिया से ली गई। संसदीय परंपराएं भी इसके लिए सम्मिलित है। किसको सीट दी जाएगी, कहाँ दी जाएगी, जैसे आजकल सीटों का चर्चा में है,
सीटों में कुछ परिवर्तन किया गया, वो भी संसदीय परंपरा से है। तो लोकसभा अध्यक्ष अपनी जो शक्ति है, अपना जो कर्तव्य है, वो उसी से पाते हैं। ठीक है, तीनों उसके अंदर होंगे। भारत का संविधान स्पष्ट रूप से कहता है लोकसभा की प्रक्रिया संचालन नियम बना हुआ है, संसद के द्वारा एक्ट बने हुए हैं, संसदीय परंपराएं या ट्रेडिशनल चलती आ रही है। जैसे विशेषाधिकार की पावर, विशेषाधिकार आर्टिकल 105 में स्पष्ट रूप से लिखा नहीं गया है, मगर यह कहा गया है ब्रिटेन की संसद के जो विशेषाधिकार होंगे वो भारत के संविधान के सभी सदस्यों को मिलेंगे, भारत की संसद को मिलेंगे। अब वो विशेषाधिकार लिखे तो अभी भी नहीं गए हैं, मगर विशेषाधिकार की परिभाषा क्या होगी अभी भी क्या करता है, लोकसभा अध्यक्ष डिक्टेट करता है। यदि कोई विधेयक प्रस्तुत किए जाने से पहले राजपत्र में प्रकाशित होता है तो विधेयक प्रस्तुत के लिए संसद के सदन की अनुमति की आवश्यकता नहीं होती है। तो डियर ये जो है नहीं होती है, ये बात सही है। यदि कोई विधेयक संसद में प्रस्तुत किया जा रहा है तो उसके विधेयक के सदन की अनुमति की आवश्यकता नहीं है। अगर वो पेश की अनुमति लेते हैं सही है, नहीं लेते तब भी माना जाता है कि ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यदि राष्ट्रपति विधेयक पर अपनी सहमति नहीं देता तो वह समाप्त हो जाता है, अधिनियम नहीं बनता। कौन सा इसमें सही बताना है डियर? डी होगा इसका आंसर, ये गलत है। अनुमति की परमिशन है भी या नहीं भी है, मतलब ये संभावनाएं हैं। ये लोकसभा अध्यक्ष के ऊपर बात है, वो किस तरफ झुकता है किस तरफ नहीं। यदि राष्ट्रपति विधेयक पर अपनी सहमति नहीं देता तो वह समाप्त हो जाता है। अच्छा सही है पूछा इसने, सही है, तो दोनों में से कोई भी सही नहीं है इसने, मैं सोचा नहीं पूछा। सर विधेयक पर अपनी सहमति नहीं देता तो वह समाप्त हो जाता है, अधिनियम नहीं बनता, ये बात गलत है। अगर वो सहमति नहीं देता तो वह समाप्त नहीं होता है, वो पड़ा रहता है। अगर उसने ना वीटो पावर दी गई है या तो वो स्पष्ट मना कर दे तो बात अलग है। तो इसमें आंसर होगा ऑप्शन डी, नन ऑफ, कोई भी नहीं। 18 की बात की जाए, आर्टिकल दिए गए हैं, उसकी विषय वस्तु दी गई है। आर्टिकल के बारे में मैंने रिवीजन सीरीज में बताया। आर्टिकल वैसे तो 395 है, मगर सभी आर्टिकल को याद करना, सबको इंपॉर्टेंट याद करना नामुमकिन सी बात, और करना भी नहीं चाहिए यार, कोई टास्क थोड़ी ना है कोई है, हमें तो एग्जाम क्रैक करना है। तो कुछ विशेष आर्टिकल हैं, जैसे यार 110 है, 112 है, 105 है, ये आपको याद रखनी है, 117 है, ये आपको याद करने की जरूरत है। उन्हीं में से कुछ आर्टिकल हमारे यहाँ दिए गए हैं। जैसे आर्टिकल फर्स्ट कहता है आर्टिकल 83, तो आर्टिकल 83 क्या कहता है? संसद, आर्टिकल 83 क्या कहता है कि संसद के सदस्यों की अवधि, ठीक है, संसद के सदनों की अवधि, जैसा मैंने भी राज्यसभा का डिस्कस किया ना, राज्यसभा की कार्य अवधि कितनी होगी ये तो लिखा है, मगर ये नहीं लिखा राज्यसभा के सदस्यों की अवधि कितनी होगी। दोनों में फर्क है लैंग्वेज में। 87 में क्या है? राष्ट्रपति द्वारा विशेष अभिभाषण। राष्ट्रपति संसद में 2 बार अभिभाषण देता है अपना मेन, जब नई लोकसभा चुनकर आती है। जैसे 2024 में नई लोकसभा चुनकर, उसका जो पहला होगा सदन का कार्यकाल तब देगा सदन के पहले दिन में। दूसरा जो हर साल जो शुरुआत होती है, जैसे 2025 की शुरुआत होगी, बजट सत्र से शुरुआत होगी, बजट सत्र का पहले दिन जो भाषण देगा प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति द्वारा विशेष अभिभाषण होता है, बहुत प्रेस्क्रिप्टिव होता है, ग्राहक कह रहा हूँ, सरकार के जो पूरे व्यूज बताता है एक तरह से, तो ये बात सही है। तीसरा है आर्टिकल 120, संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा। भाषा क्या होगी? संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा इंग्लिश है, पहली बात इंग्लिश है, हिंदी है। दूसरा क्या है? किसी भी भाषा के तहत आप नहीं बोल सकते। हाँ, लोकसभा अध्यक्ष परमिशन दे तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। 121 है संसद में चर्चा में प्रतिबंध। संसद में चर्चा पर प्रतिबंध लगाने की शक्ति भी 121 में दी गई है। किस पे चर्चा होगी किस पे नहीं, लोकसभा अध्यक्ष इसको डिसाइड करते हैं। संसदीय विशेषाधिकार, संसदीय विशेषाधिकार क्लियर आ रही है? आज सिग्नल आ नहीं रहा। लोकसभा संसदीय विशेषाधिकार समिति में लोकसभा के 15 व राज्यसभा के 10 सदस्य होते हैं। ये बात ठीक है। संसदीय लोक विशेषाधिकार समिति आर्टिकल 105 की बात चल रही है, सदस्य 15 होते हैं, 10 होते हैं, ये बात सही है। अभी एक फार्मूला और मैं बताता हूं आपको कमेटी को याद करने के लिए, ट्रिक्स। अनुसूचित जाति व जनजाति के कल्याण के सदस्यों की सीटें 30 सदस्य होते हैं, ये बात सही है, इसमें भी 30 होते हैं। संसद की पुस्तकालय समिति में लोकसभा राज्यसभा के 6 सदस्य होते हैं। लोकसभा राज्यसभा के जो है 6 सदस्य होते हैं, ये बात इसमें गलत है। 6 सदस्य कौन सा सही नहीं है? ये सही नहीं है। सदस्य को निश्चित नहीं होते हैं। लोकसभा की पुस्तकालय समिति में कितने होते हैं? निश्चित नहीं होता है। दूसरा क्या है? 4D, संसद की अनुपस्थिति संबंधी समिति केवल लोकसभा में होती है, ये भी गलत डियर, ये भी राज्यसभा में होती है। प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई है, दोनों ही इसके अंदर होंगे। इसका ऑप्शन सेट करना था ए और बी की वजह से, तो इसमें सी एंड डी ये दोनों ही गलत हैं, ऐसा नहीं होता। संसद की अनुपस्थिति संबंधी समिति लोकसभा में भी होती है, राज्यसभा दोनों में ये होती है, दोनों के अंदर ये होती है, ऐसा नहीं एक ही के अंदर होती है। और ये जो सदस्य हैं, अब बात अगर करें तो डियर एक बात और नोट करना, देखो
संसद में जितनी भी समितियां की बात करें, संसद में जितनी भी पार्लियामेंट्री समिति हैं, तो समिति के बारे में एक बात याद करना, समिति की मोस्टली संख्या जो है 22 ही है। संसदीय समिति की बात कर रहा हूँ, पार्लियामेंट्री समिति की 22 ही है, जिसमें से 15 आती हैं। 15 की संख्या ज्यादा है क्योंकि लोकसभा की संख्या ज्यादा है, तो 15 किसकी होंगी? 15 होंगी लोकसभा की, 7 होंगी राज्यसभा की। ये याद कर लो ये फिगर। अपवाद मगर हर जगह होते हैं, एक्सेप्शन हर जगह होते हैं। तो एक्सेप्शन फर्स्ट, संसद की एक कमेटी होती है एस्टीमेट कमेटी, प्राक्कलन समिति। प्राक्कलन समिति में 30 सदस्य होते हैं, सिर्फ एक ही सदस्य होते हैं लोकसभा से। क्वेश्चन आता भी है, वो एकमात्र संसद की समिति कौन सी जिसमें एक ही सदन के सदस्य होते हैं? वो एक ही सदन के सदस्य किसके होते हैं? वो लोकसभा के सदस्य होते हैं, वो एस्टीमेट कमेटी। एक ये याद कर लो। दूसरी कमेटी जो है यही है, वो यूपीएससी में आएगा। लोक उपक्रम समिति के बारे में बात करेंगे, वो यूपीएससी का टर्म है, ये स्टेट पीसीएस में यही पढ़ाते हैं हम लोग। ये है 2, तो ये याद कर लो। मोस्टली 22 ही है, मगर ये एस्टीमेट कमेटी ये थोड़ी सी अपवाद हो, एस्टीमेट कमेटी अपवाद है। और ये जो कमेटियां हैं ये संसद की विशेष कमेटी नहीं मानी जाती, ये कभी कभी बनाई जाती हैं कमेटियां जब कुछ ऐसा होता है। मगर पर्टिकुलर जो होता है 15 और 10, और ये जो है जनजातियों के लिए 30 है। संसद की समितियों में 6 सदस्य होते हैं, ये निश्चित नहीं है। पुस्तकालय समिति में कभी ज्यादा भी हो सकते हैं, कभी कम भी हो सकते हैं। संसद की अनुपस्थित संबंधी समिति दोनों में होती है, लोकसभा और राज्यसभा ये दोनों में होती है, एक में नहीं होती है। नेक्स्ट, यदि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने का प्रस्ताव लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है तो उस पर 100 सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए। बात ठीक है, याद रखना। जिनकी भी अपॉइंटमेंट क्विकली जैसे मैं बता चुका हूं, प्रेसिडेंट करते हैं, उसको रिमूवल हटाने की क्षमता सिर्फ एक ही के पास है, संसद के पास, और किसी के पास क्षमता नहीं है, सिर्फ संसद ही उसको हटा सकती है। तो संसद में हटाना है, लोक सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने का प्रस्ताव लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है तो उस पर 50 सदस्य होने चाहिए, राज्यसभा में 50 होने चाहिए और लोकसभा में 100 सदस्य होने चाहिए। बात ठीक है। आर्टिकल 131 क्या कहता है? आर्टिकल 131 केंद्र राज्य विवादों पर सर्वोच्च न्यायालय के मूल क्षेत्राधिकार की बात करता है। मतलब स्टेट और स्टेट से संबंधी यूनियन जो है इनके मध्य विवाद होता है, या स्टेट और वर्सेस स्टेट के बीच में विवाद होता है, कोई भी ऐसा विवाद होता है तो उसको मूल अधिकार क्षेत्र में आता है, और ये मूल अधिकार क्षेत्र में निपटाने की पावर एक ही को है, वो किसको है? वो सुप्रीम कोर्ट को है। तो ये बात सही है, आंसर होगा डियर सी, आंसर सी। अब डियर ये 20 क्वेश्चन हमारे हो गए हैं। अब जो सीरीज शुरू हो जाती है इसके बाद वो हिस्ट्री की सीरीज शुरू हो जाती है। 1 घंटे की क्लास आज हो चुकी है, ये ट्रायल क्लास है, टेस्ट सीरीज की फर्स्ट क्लास थी। लाइक करके सब्सक्राइब करके बताइएगा कैसी रही, कमेंट करके बताइएगा क्लास कैसी रही। अगली क्लास जो होगी वो 1-1 घंटे की हम 5 वीडियो डालेंगे ट्रायल के लिए, ताकि आप लोगों का रिस्पॉन्स पता लगे। अगर रिस्पॉन्स आता है तभी हम इसको शुरू करेंगे डियर, क्योंकि ये पेड बैच है। ये तो पेड बैच को हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहे हैं, तो हमारी भी कुछ उम्मीदें होती हैं आप लोगों से। तो आज की कक्षा का समापन हम लोग यहीं करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इसी उत्साह के साथ, इसी जोश के साथ। बाकी ये चारों की चारों क्लासेस स्टेट पीसीएस के लिए जो हमने ले रखा है, स्टेट पीसीएस के लिए इनिशिएटिव ले रखा है, वो सारा स्टेट पीसीएस के लिए इनिशिएटिव जो है वो आप लोगों को हम लोग दे चुके हैं, वो आप लोगों को हम लोग पूरा बता चुके हैं। बाकायदा आप लोग डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप लोग उसको जो है कर सकते हैं, उसको अप्लाई कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगली क्लास में इसी उत्साह के साथ, इसी जोश के साथ। थैंक यू क्लास एंड हैव ए नाइस डे।